हेलो एवरीवन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास कक्षा 6 के लिए अध्याय नंबर 10, नए साम्राज्य और राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूप हले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी, कविता का पाठ भी पढ़ना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा कि वो कौन सा राजा है जो कि संगीतज्ञ था या फिर मतलब जो म्यूजिशियन था। क्या बताती है प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की मुख्य भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसकी अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे कि तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और ज्यादा बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, वहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश यहाँ पर है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे? तो इससे हमें इस वर्णन से हमें ये पता लगता है कि राजा ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी तथा लड़ाइयों के घाव उनके शरीर पर निशान छोड़ गए थे, जिनके कारण वे और भी ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देख पाओ तो एक क्षेत्र में को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। इसी तरह कुछ क्षेत्र में बैंगनी और नीले बिंदु भी दिखेंगे। चलो देखो, तो देखो यहाँ पर कुछ हिस्सा हरे रंग का रंगा गया है, कुछ हिस्सा बैंगनी रंग का है तथा यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ लाल व काले बिंदु यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दर्शाए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। पड़ोसी देशों को आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से दर्शाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाकों के शासन, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें लंका के शासक भी थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया था। वंशावलियां। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त की पर पितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से मिली जानकारी से मिलता है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में
अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धन तथा हर्ष रचित। इस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, इसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री सुएन त्सांग, जिनके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ चुके हो, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। चलो देखते हैं ये चालुक्य कौन थे और पुलकेशिन। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से होकर कावेरी नदी के डेल्टा तक पहुंचा था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हम उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इनमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्य को अंत में राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर देखो, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पा लेते थे। जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युग और शांति के विषयों में भी मंत्री थे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में मुख्य बैंकर हो गया, शहर का व्यापारी हो गया, व्यापारी के काफिले का नेता हो गया, मुख्य शिल्पकार हो गया और लिपिक, ये यहाँ के कुछ प्रधान लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोच को बताओ, अफसरों को पद अनुवांशिक कर देने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। फायदा तो ये होता था कि अगर किसी का पिता अफसर है, उसे वहाँ की सारी जानकारी होती थी तथा वो उस जानकारी को अपने बेटे के साथ शेयर कर सकता था। तो इससे उसके पिता के काम करने के लिए उसको सरलता होती थी, उसको कार्य को समझने के लिए भी उसको सरलता होती थी तथा बचपन से वो वह कार्य सीख सकता था। किंतु नुकसान यह हो सकता था, अवश्य नहीं है कि जो योग्यता पिता में हो वो बच्चे में भी आए, तो अयोग्य व्यक्ति भी अफसर बन सकता है अनुवांशिक होने के कारण। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे।
इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूल करते थे, जिससे ये सेना घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहे जाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि अगर कहीं पर भूमि से इन्हें कर तो मिल ही रहा है, भूमि इनके पास होती थी। अगर इन्हें पता लग रहा है कि हमारा शासक दुर्बल है, तो उसके स्थान पर ये अपनी जगह लेने की कोशिश किया करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक थी ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का कार्य करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक चलती रही। उस जमाने के आम लोग। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन का चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम की कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? नहीं। आज की शासन व्यवस्था काफी पहले से अच्छी हो गई है, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। तो प्रसिद्ध व्यक्ति है बुद्ध, जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए थे। तथा सम्राट अशोक जो थे, वो एक राजा थे, उन्होंने अपने अभिलेख लिखवाए थे प्राकृत भाषा में। चीनी यात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना भी होता था, तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव वर्णन किया गया। चलो देखते हैं कौन सा है वो। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, अशबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों और हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ व फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों का चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग जाते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अन्यत्र मरुभूमि फिर मरुस्थल होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुस्थल में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में
इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्री और पुरुष के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्री और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन की स्त्री और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा का पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था, जो आज का पाकिस्तान है। उपयोगी शब्द, परसस्ती। परसस्ती होती है प्रशंसा। आर्यव्रत। आर्यव्रत एक भूभाग है जहाँ पर आर्यों का कब्जा रहता था। दक्षिणापथ। दक्षिणापथ। दक्षिणापथ वह स्थान है जो दक्षिण की तरफ का इलाका था। वंशावली। वंशावली जैसे कि एक ही परिवार की जो हेरिडिटी चलती है, जैसे कि दादा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसका पोता राजा बन गया, ये क्या होती है? वंशावली। अनुवांशिक पदाधिकारी, जैसे यहाँ पे वंशावली चली, एक ही वंश के जो पदाधिकारी, जैसे कि किसी का बाप अधिकारी है, उसका बेटा अधिकारी बन गया, फिर उसका और छोटा वाला बेटा अधिकारी बनता चला गया, ये अनुवांशिक पदाधिकारी होते हैं। सामंत। सामंत एक प्रकार के सेनापति होते थे जो राजाओं को आवश्यकता पड़ने पर सेना सैनिक उपलब्ध कराते थे तथा राजा इनके बदले में इनको कुछ भूभाग दे देते था, जहाँ से ये कर वगैरह इकट्ठा करते थे। सभा ब्राह्मणों का समूह होता था। नगरम व्यापारियों की मंडली को कहा जाता था। आओ याद करें, सही या गलत बताओ। हरिशेन ने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है? नहीं। आर्यव्रत के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। आर्यव्रत के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, हाँ। जिन स्थानों पर भी समुद्रगुप्त ने कब्जा किया था, वहां के शासक उनके लिए भेंट लाते थे। दक्षिणापथ में 12 शासक थे, हाँ। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे, हाँ। एल्हो पल्लवों की राजधानी थी, हाँ। दक्षिण भारत की स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। सभी नहीं, लेकिन कुछ सभाएं काम करती रही, तो सभी को नहीं कह सकते। ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। हर्षवर्धन के बारे में लिखने वाले 2 लेखक हैं हरिशेन व हुइत्सांग। इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए? इस युग में सैन्य संगठन में ये बदलाव आया कि सेनापति ही उन पर कंट्रोल रखता था, राजा का कंट्रोल नहीं होता था, तथा आवश्यकता पड़ने पर वह ही राजा को सेना या फिर सैनिक उपलब्ध कराता था। इस काल के प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीजें दिखाई दी? इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य बदलाव यह आया कि राज दरबार में अनेक मंत्री होते थे तथा उन मंत्री के जो मुख्य पद होते थे, उन पदों के वे पद अनुवांशिक हो गए थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले था। तो इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 10 नए साम्राज्य व राज्य समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।